हाँ, वेलकम बैक। अभी लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 2 ऑफ दिस लेसन। हम आगे अभी देखते हैं, अभी हम वेल्थ और वेलफेयर को हम देखते हैं। ओके, सो वेल्थ एंड वेलफेयर दो अलग टॉपिक है, पूरा कंप्लीटली अलग है, लेकिन इकोनॉमिक्स में उसका दोनों का बहुत ज़्यादा बार बार हम यूज़ करते हैं। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट अस डिफाइन वेल्थ। एडम स्मिथ के टाइम से, यानी एडम स्मिथ हमने देखा लेसन नंबर 1 में कि ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ही गिव एडम स्मिथ गिव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेल्थ ना। लेसन 1 में देखा ना, एडम स्मिथ का डेफिनेशन वो वेल्थ डेफिनेशन था इकोनॉमिक्स का। सो द सब्जेक्ट ऑफ वेल्थ बिकेम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। अब हम मार्शल के डेफिनेशन देते हैं। सो इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्फ्रेड मार्शल्स आइडिया, wealth is something which is useful, देखो वर्ड याद रखना, it is useful, scarce, capable of getting exchange, means which has exchange value, and which can be owned by somebody. तो wealth क्या है? something which has usefulness, यानी use value है, जिसमें scarcity है, जिसका exchange हो सकता है, and somebody can own it. So let us see the characteristics of wealth now, right? So very first characteristic of wealth, it should possess the characteristic of usefulness, right? See, useful चीज ना हो तो क्या वो wealth ही नहीं है ना, because जब तक useful नहीं होगा उसका डिमांड ही नहीं आएगा, एंड डिमांड नहीं होगा तो ऑब्वियसली सप्लाई का क्या फायदा. So it must be useful in satisfying human wants or needs. Therefore, goods which are useful in satisfying the needs of human beings is called wealth. Okay? For example, house, vehicle, precious jewelry, etc. are type of wealth. Second thing, it should be scarce. Those commodities which are scarce in supply, यार कमी है supply में, in relation to their demand, and which possess exchange value besides being useful are called wealth. तो देखो, scarcity उसकी जरूरी कंडीशन है कि अगर scarce हो तो ही वो उसका exchange value होगा, and that is why we call them wealth. See, goods which are useful but not scarce and which do not have exchange value, like example sunlight and air, are not called wealth in economics. See, हमने आगे price versus value का हमने डिफरेंस देखा ना, वही है ना कि वैल्यू हो, यूज वैल्यू हो, लेकिन एक्सचेंज वैल्यू नहीं हो तो कुछ फायदा नहीं है, तो वो वेल्थ नहीं बोलेंगे उसको. देन थर्ड, इट शुड हैव फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस. तो वेल्थ शुड हैव एन एग्जिस्टेंस विच कैन बी एक्सचेंज. देखो, एक्सचेंज वैल्यू कब होगा? जब ऐसा उसका एग्जिस्टेंस है, वो है, एक्सचेंज वैल्यू होगा. द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एप्टीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स, their physical ability are the innate ability and asset of human beings. They are not usually not exchanged. So once upon a time, intellectual wealth मानते नहीं थे. Intellectual wealth was not taken as wealth. Today, intellectual wealth is the main type of wealth. So in today's world, however, the intellectual ability of human beings, like the ability to create new ideas, are exchanged for money in the market, and hence the intellectual ability to create novel ideas and goods is called wealth. अब देखें, इंटरनेट का कोई कंपनी हो, कुछ नहीं दे रही है, सिर्फ वो नॉलेज प्रोवाइड कर रही है या कुछ भी सिर्फ ऐड कर रही है, फिर भी बिकॉज इट्स अ न्यू आइडिया, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ वेल्थ फॉर द प्रोमोटर. तो आज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को भी हम वेल्थ में मानते हैं. ओके, सो एबिलिटी ऑफ साइंटिस्ट टू थिंक इज अ क्वालिटी. देखो, सोचने की एबिलिटी वो तो क्वालिटी है, नॉट वेल्थ. बट द आइडिया विच इज क्रिएटेड बाय द साइंटिस्ट इज वेल्थ. सोचना वो तो सिर्फ एक गुण है, वो वेल्थ नहीं है, लेकिन जो सोचने के बाद जो आइडिया मिलता है, देख आइडिया, याद द वर्ड कम्स अप योर आइडिया, तो नॉवेल आइडिया, दैट इज नाउ कंसिडर्ड एज वेल्थ. ओके, देन थर्ड, next thing about wealth constitutes goods which are capable of exchange. तो wealth ऐसे goods जिसका exchange value होना चाहिए. So wealth
that is a concept and therefore must be capable of getting exchange. Wealth is meant to satisfy present as well as future consumption and other needs. So it should be capable of exchange. See, a house आज परचेज किया, कल उसको बेच पाएंगे ना, to buy other goods. Precious metals, gold, land, वो सब have this capacity of being exchanged. तो you see in this case, हमने आज जो सुबह में मम्मी ने दूध लिया, वो वेल्थ नहीं आएगा ना, बिकॉज उसका एक्सचेंज वैल्यू नहीं होगा ना, वो तो आप तुरंत यूज कर लेंगे, फ्यूचर में यूज एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, उसका आज कंजम्पशन करना पड़ेगा. तो पेरिशेबल गुड्स है उसका, दे विल नॉट मेक वेल्थ. गुड्स हैव टू बी, वेल्थ के लिए ड्यूरेबिलिटी इंपॉर्टेंट है. क्या होना चाहिए? ड्यूरेबल. सो वेल्थ मस्ट पोजेस ड्यूरेबिलिटी, एबिलिटी टू बी, टू स्टे फॉर लॉन्ग टाइम. See, durable goods can be used for exchange, for future exchange, and for satisfying future needs, and therefore they become wealth. Goods which perish after single use cannot be used for future transaction, so therefore not wealth. तो example अगर एक है तो land, house, jewelry, वो durable goods है, so उसको wealth मान सकते हैं. Shares भी durable goods है. लेकिन farmer जो food grain उगाता है, अगर वो शॉर्ट टाइम में अगर पेरिश होगा तो उसको वेल्थ नहीं मानते. लेबरर का लेबर भी वेल्थ नहीं माना जाएगा, बिकॉज वो तो लेबर ने टाइम दे दिया और पैसा, उसका काम हो गया, वो फ्यूचर में काम लगने वाला नहीं है. लेकिन जो फूड ग्रेन्स को अगर हम स्टोर करते हैं, अगर लेट्स से इन कोल्ड स्टोरेज फॉर लॉन्ग टाइम, एंड देन द मार्केट वैल्यू में इंक्रीज इन फ्यूचर, तो वो वेल्थ बनता है. सो न्यू टेक्नोलॉजी कैन रीडिफाइन वेल्थ. आज इंटरनेट ने पूरा वेल्थ को रीडिफाइन किया है. वंस अपॉन अ टाइम बिजनेस करने का तरीका क्या था? प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट या सर्विस को दो और पैसा आप कमाओ. यू गिव समथिंग एंड यू अर्न समथिंग. आज कई कंपनी ऐसे होती है कि कोई उनका प्रोडक्ट ही नहीं होता है, नो प्रोडक्ट नो सर्विस, एंड फिर भी लाखों करोड़ों कमा लेते हैं. Why? Because maybe they are creating a customer base, they are creating some future में काम लगने वाला, they are creating a base. So technology will redefine wealth. Now let us talk of the types of wealth. Wealth can be classified as individual wealth and social wealth, or national wealth एंड इंटरनेशनल वेल्थ. तो इंडिविजुअल एंड सोशल वेल्थ की बात करें तो वेल्थ अंडर ओनरशिप ऑफ वन इंडिविजुअल एंड विच इज मेंट फॉर प्राइवेट कंजम्पशन, खुद के लिए या फैमिली के लिए, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल वेल्थ. सो हाउस, मेरा घर मेरा कंजम्पशन यानी मेरी फैमिली का कंजम्पशन के लिए है. कोई और रास्ते से कोई आदमी आके नहीं बोल सकता मुझे आराम करने दो तुम्हारे घर में. That is not allowed, right? I can call police and have them person arrested. Why? Because it is my individual wealth. Wealth under ownership of society and meant for collective consumption is called societal wealth, like a dam or public garden. मेरे घर के बाहर जो गार्डन है वो मेरा है, मैं बैठ सकता हूँ. A stranger cannot come and use that garden as he wishes. लेकिन पब्लिक पार्क है, कोई भी जा सकता है ना, वो सोशल वेल्थ है, इज मेंट फॉर द एंटायर सोसाइटी. सेम वे नेशनल वेल्थ की बात करें तो वेल्थ बिलोंगिंग टू द कंट्री, नेशन, and possessed and treasured by a nation is called national wealth. Example, the river, mountain, the literature, scriptures of the country, even the जमीन के अंदर जो मिनरल्स मिल रहे, पेट्रोलियम, आयरन, गोल्ड, वो सब नेशनल वेल्थ है. इंटरनेशनल वेल्थ is that wealth which is not owned by one nation but belongs to the whole world and can be shared by several nations. Let's see an example. इंडिया के बाहर जो दरिया है, let's say बॉम्बे के बाहर जो दरिया है, वो दरिया का फर्स्ट मे बी 50 किलोमीटर तक या 100 किलोमीटर तक इंडिया का पावर होता है, इंडिया का कंट्रोल होता है. लेकिन बियॉन्ड 100 किलोमीटर इट इज इंटरनेशनल वाटर. आई एम नॉट श्योर 100 है या 50 है या 20, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट एग्जैक्ट नंबर. लेकिन हमारा कोस्ट से कुछ किलोमीटर तक वो इंडिया की टेरिटरी मानी जाती है, या इंडिया का, यानी हमारे मिलिट्री वहाँ पे पेट्रोल कर सकता है, और कोई अंदर घुसेगा तो मिलिट्री कैन स्टॉप हिम कि बोलो आप इंडिया में घुसे हो, दैट टेल योर पर्पस. बियॉन्ड दैट
that is international water, right? तो anybody can use it. So basically वहाँ पे जाने के लिए परमिशन नहीं चाहिए. वहाँ पे कुछ मिले तो वो इंटरनेशनल ओनरशिप माना जाएगा. चलो ये हुआ वेल्थ. एक और टॉपिक ले रहे वेलफेयर. वेलफेयर मीन्स एनहांसमेंट, मीन्स इंक्रीजिंग ऑफ लाइफ सिचुएशन, बेटरमेंट करना, एनहांसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ओवरऑल स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट. देखो यानी वेलफेयर का मीनिंग क्या, गुजराती में बोले कि हिंदी में बोले, गुजराती में हिंदी में भलाई की है ना, भलाई, गुजराती में भी इसको भलाई बोलते हैं. मीनिंग लाइफ सिचुएशन या लिविंग स्टैंडर्ड में ओवरऑल इंप्रूवमेंट का सिचुएशन को वेलफेयर बोलते हैं. अभी वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं वो कॉन्सेप्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स यूज करता है. ऑल फिलोसॉफीज, स्पिरिचुअल साइंसेस टू इकोनॉमिक्स, वो वेलफेयर का ही बात करेगा ना. मानव की भला, मानवता की भलाई के लिए काम करेगा. तो धार्मिक या स्पिरिचुअल साइंस एज वेल एज इकोनॉमिक साइंस, अल्टीमेट मकसद तो यही है, वेलफेयर का ही मकसद है ना. हम आर्थिक रूप से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े या आध्यात्मिक रूप हमारे रीत से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, लाइफ स्टाइल मीन्स लिविंग का स्टैंडर्ड अच्छा हो, तो इसको वेलफेयर बोलेंगे. सी ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आइदर इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, they are ultimately done with the purpose of improvement of life. So welfare can be measured quantitatively in the context of growth. Living growth कब होगा? Growth could also be said as increase in the per capita income of the country. तो country का income बढ़ने से we can say growth है. तो सोसाइटी में growth दिख रहा है, इकोनॉमी का growth we can say कि welfare हो रहा है, तो वो quantitative measure है. क्वालिटेटिवली इट कैन बी मेजर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट. ग्रोथ के कारण जो फैसिलिटी मिले, मैं लिखता हूँ यहाँ, सो ग्रोथ के कारण जो फैसिलिटी में जो इंक्रीमेंट आती है उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं. ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड डेवलपमेंट. सो इकोनॉमिक्स में द सब्जेक्ट ऑफ वेलफेयर कैन बी स्टडीड एज आइदर इंडिविजुअल वेलफेयर और कलेक्टिव वेलफेयर. व्हेन एन इंडिविजुअल सीक्स टू मेक एफर्ट्स to improve his or her standard of living and well-being, वो इंडिविजुअल वेलफेयर का सब्जेक्ट आ जाएगा, खुद का राइट वेलफेयर. हम जो काम करते हैं, हम नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, हमारा इंडिविजुअल वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए. सेम वे व्हेन अ नेशन एंड गवर्नमेंट सीक टू इम्प्रूव द ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्सेट्रा, इट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर. कंट्री जो एफर्ट रखती है लोगों का लाइफस्टाइल में इम्प्रूव करने के लिए, वो कलेक्टिव वेलफेयर की बात होती है, पूरे समाज का डेवलपमेंट के लिए बात करता है. सी इंडिविजुअल वेलफेयर विल लीड टू कलेक्टिव वेलफेयर एंड कलेक्टिव वेलफेयर विल हेल्प इन इंडिविजुअल वेलफेयर ऑल्सो. चलो लास्ट टॉपिक कर लेते हैं ये वीडियो का. लेट अस सी द रिलेशनशिप बिटवीन वेलफेयर एंड वेल्थ. तो जनरली व्हेन वेल्थ इंक्रीजेस, देखो ये बात है जनरली, हम व्हेन वेल्थ इंक्रीज होता है, वेलफेयर ऑल्सो इंक्रीजेस. क्यों? मोर वेल्थ मीन्स हायर कैपेसिटी टू जनरेट मॉनेटरी वैल्यू, greater power to exchange goods or greater purchasing power for the owner and hence greater well-being. So this is largely true in case of individuals. मेरी इनकम या किसी और की इनकम, चलो किसी की इनकम महीने में 50,000 है, तो 50,000 रुपया का परचेसिंग पावर उसके पास है, तो उसके एक लाइफस्टाइल होगा. ये 50,000 रुपया बढ़ के 5 लाख का महीने का इनकम हो गया तो उसका परचेसिंग पावर 10 गुना बढ़ गया, तो उसका लाइफ स्टाइल में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी ना. ही हैज़ मोर वेलबींग नाउ, राइट, मोर वेल्थ. 5 लाख रुपया का महीने का इनकम बढ़ के अगर 50 लाख का इनकम हुआ तो वो उसका लाइफ स्टाइल और अच्छा होगा ना. यू सी वो वेल्दी मानस में उसका लाइफ स्टाइल होगा, बड़ा घर होगा, उसका ज़्यादा फैसिलिटी उसके पास होंगे, ज़्यादा सिक्योरिटी होगा. सो ये इंडिविजुअल वेलबींग की बात है. वेल्थ इंक्रीज होता है तो वेलफेयर इंक्रीज होता है. But when the wealth of a nation increases, let's say country का wealth बढ़ता है in the form of national income, the welfare of people will increase only, only if this national income is equitably distributed among all sections of society and among all sectors. कंट्री की आवक बढ़े लेकिन वो कंट्री की आवक कुछ ही लोगों के हिस्से में जाए तो उसको वो वेल्थ तो बढ़ा लेकिन वो वेल्थ से वेलफेयर नहीं हुआ, बिकॉज कुछ ही लोग को बेनिफिट मिला.
ये बेनिफिट सबको नहीं मिला. सो besides a nation's welfare also depends upon social and cultural formation also. आपका पैसा कंट्री में कितना भी पैसा मिला, लेट्स से कोई गल्फ कंट्री लो, जमीन में से पेट्रोलियम निकला, पेट्रोलियम को बेच के बहुत पैसा कमाया, महल बनाए, यार बड़े बड़े फैसिलिटीज अरब किए, लेकिन उनका समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है. अभी भी वुमेन का रोल बहुत बैकवर्ड है, उनको सेकंड इंफीरियर सिटीजन माना जाता है, उनका कल्चर अभी भी ऑर्थोडॉक्स है. तो यहाँ पे एक्चुअली डेवलपमेंट नहीं हुआ है. ग्रोथ हुआ होगा, राइट, पर कैपिटल इनकम बढ़ा होगा, लाइफ स्टाइल में चेंज आया होगा, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज नहीं आया होगा, और वी कैन से डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है. सो देयर इज नॉट ऑलवेज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर इन सोसाइटी. व्हेन द वेल्थ का इंक्रीज लीड्स टू welfare. Why? How? When the increase of the income of the country leads to the increase in the lifestyle of the people, of all the people, then we can say welfare. Why? So wealth first step hai, right? Leading to distribution of resources or improve of the lifestyle of people. Second step, which results in welfare. All right, so we have finished this topic also. ये सेकंड टॉपिक फिनिश हुआ है. अभी हम जो फाइनल दो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.